जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आप साथी विकास और देखने वाले हैं हम डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स का सुपर 25 क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन। ये सुपर 25 क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो अपलोड है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। मगर क्या होते हैं अभी आपके पास ठीक है 4 से 5 घंटा बचा हुआ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट होगा। अब इस टाइम यदि देखा जाए तो कितना टाइम हो रहा है, 8 से 9 के बीच में है। तो इसी को हम क्या करते थे, थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं, जिससे आप जाते जाते इसे देख सकें और थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या कर देते हैं हम, देखिए इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कंसीडर किया गया जो 5 नंबर में आते हैं। टोटल देखा जाए तो आपको 9 नंबर, ठीक है 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग आंसर में आएंगे। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और एक तुम्हारे पास जो रहेगा 30 ही 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इन सबको हम क्या करें, डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोल दिया है, ठीक है, डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है इसके बारे में बताना है, इसका ऑब्जेक्टिव तथा स्कोप के बारे में बताना फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है। यदि वर्ड को तोड़ा जाए तो फार्माको और प्लस में थेरापेटिक। फार्माको मतलब क्या होती है, ड्रग्स होती है। थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट करना। अब होता क्या हो गया, ठीक है, यानी फार्माकोथेरेपेटिक यानी साइंस की एक ऐसी, मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है या साइंस की ऐसी ब्रांच है जो किसी दवा के द्वारा किसी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ से लिखा। फार्माकोथेरेपेटिक डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड। फार्माका मतलब ड्रग्स होता है, ट्री यानी थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट होता है। यहाँ से आ जाते हैं, नेक्स्ट में लिख दिया है फार्माकोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विथ द एस्पेक्ट ऑफ क्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग सिस्टमेटिक रिलीफ टू पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग थेरेपी। कहने का मतलब यानी फार्माकोथेरेपेटिक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी ड्रग्स को क्योर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, यानी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, उसी की स्टडी को हम फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट में लिख दिया है, ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह दिया यहाँ से फार्माकोथेरेपिक यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स इज यूज ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अपनी नॉर्मल फंक्शन को लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, जिस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। बारिश हो रही भाई बहुत तगड़ी, ठीक है, इसीलिए आवाज़ थोड़ा सा आएगी, वॉइस आएगी अननेसेसरी, प्लीज़ आप उसे मेंटेन करिएगा, क्योंकि नेचर है, नेचर को हम क्या कर सकते हैं, बारिश जब तक नहीं होगी तब तो मज़ा भी नहीं आने वाला। ठीक है, बारिश एक मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, हैं, चलिए हम इसके स्कोप पे आते हैं, तब इसके ऑब्जेक्टिव पर भी आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका यानी हमारे पास इसका स्कोप आपके सामने ये रहा। यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ें तो कीमोथेरेपी के अंतर्गत आप जा सकते हैं। टॉक्सिको, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी मतलब जो तुम्हारे पास जहर की स्टडी करते हैं उनके अंदर भी तुम आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास नीचे क्या दे रखा है, नीचे देखा जाए तो क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में भी जा सकते हैं, मतलब अपनी छोटी सी क्लिनिक खोलकर लोगों को दवा का क्या कर सकते हैं, दवा के जरिए उनकी डिजीज़ को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा क्या, थेरापेटिक इंडेक्स में भी आप जा सकते हैं। देखिए ये तो आपके पास क्या होगा, थेरापेटिक यानी थेराप्यूटिक्स इंडेक्स में भी आप जा सकते हैं। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, कोई ड्रग्स का कितना एक्शन परफॉर्म कर रहा है अब तक, ठीक है, 10 यानी 50%। जीन बेस्ड थेरेपी में तो आप जा ही सकते हैं, ठीक है, इन्हीं से आप जा सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा, फार्माकोजेनेटिक में जा सकते हैं, यानी इंट्रा, ठीक है, अल्ट्राजेनिक डिजीज में भी आप क्या कर सकते हैं, स्कोप के इसके जरिए आप जा सकते हैं। ये हो जाएगा स्कोप। यदि 5 नंबर में आएगा तो इन्हीं को हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, ये प्रॉपर तथा रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ये चाहते हैं फार्माकोथेरेपेटिक कि प्रॉपर अमाउंट में ड्रग्स उन्हें दी जाए और रेशनल यूज है, जो उचित से उचित दवा है उन्हीं के यानी उन्हीं का प्रयोग किया जाए किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। दूसरा क्या दे रखा है, टू अवॉइड रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी। ये क्या कर देते हैं, अवॉइड करते हैं और कम से कम करते हैं कोई भी ड्रग्स रिएक्शन और टॉक्सिसिटी को। कहने का मतलब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया तो हम दवा के जरिए उस टॉक्सिसिटी को क्या करेंगे, रिड्यूज करेंगे, और एडवर्स दवा का एडवर्स जो इफेक्ट है उसे भी हम क्या करेंगे, रिड्यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग्स एट द ऑप्टिमम कास्ट। इनका मतलब उद्देश्य क्या होता है
ठीक है, ये जो प्रोवाइड करें उनकी क्वालिटी ड्रग्स की होनी चाहिए, और ड्रग्स का इफेक्टिव ड्रग्स होना चाहिए, कम से कम दाम पर आपका क्या होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास इंश्योर्ड पेशेंट कंप्लीएंसन, यानी कंप्लीएंस भी होना है, मतलब कोई भी पेशेंट रहे इंश्योर है कि इस डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, क्योर पा सकते हैं इस ड्रग्स के जरिए। यूज द एडवांस इन द नॉलेज मेडअप ऑफ द रिसर्च एंड साइंटिस्ट, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, यदि आपको फार्माकोथेरेपेटिक पता है तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, जिससे किसी भी डिजीज का क्योर कैसे पाना, ठीक है, ड्रग्स के जरिए वो भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेज द डिजीज कंडीशन, इसमें हम क्या कर देते हैं, ठीक, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिजीज का क्या करते हैं, ड्रग्स के जरिए डिजीज को हम कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ बोल रहा है वो। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया व्हाट इज हाइपरटेंशन। एक्चुअली में हाइपरटेंशन क्या, द इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ इटियोलॉजी के बारे में बताने, सॉरी इटियोलॉजी हाइपरटेंशन के बारे में बताना। तो सबसे पहले वर्ड हाइपरटेंशन को समझते हैं क्या होता है। देखिए, हाइपरटेंशन ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड, हाइपर कहीं भी वर्ड लगा रहा है तो समझिए वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, और टेंशन मतलब समझ ही रहे हैं कहाँ टेंशन हो रही है। ठीक है, अब कहेंगे सर इस वाला एग्जाम्पल नहीं दिए, आप तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही कह रखा है, जब किसी पर्सन का, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है हमारी आर्टरीज में, तो उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमेटिक आर इंक्रीज बियॉन्ड द बीपी इज नोन है, तुम्हारे पास हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज रहती है, जो नस रहती है, नॉर्मल प्रेशर से कईयों गुना ज़्यादा हो जाती है, कईयों गुना भी हो सकती है, थोड़ा बहुत भी हो सकती है। ठीक, और डिपेंड करता है किस कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, उसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा जाए तो कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर देखा जाए तो आपका 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है, अब यहाँ हाई देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 120 की जगह 40 हो जाएगा, 80 की जगह क्या हो जाएगा आपका 190 mmHg हो जाएगा। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमसे लिख रखा इटियोलॉजी क्या होती है, ये क्या होती है, हाइपर इटियोलॉजी मतलब समझते हो कि नहीं, क्या कारण है कि ये डिजीज हो सकती है। कोई तुम्हारे पास हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलस, तब भी ये हो सकता है। इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, और तुम्हारे पास एट्रियल कंट्रैक्शन, मतलब कार्डियक आउटपुट मतलब हमारा जल्दी जल्दी हार्ट पंप कर रहा, ब्लड को फ्लो कराने के लिए भेजा, मगर आर्टरीज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे क्या होगी, दब गई है, तो उस समय प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात हाइपरटेंशन बढ़ेगी। ठीक है, फिर क्या लिखा, एक्सेसिव सोडियम इंटेक, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हम नमक की मात्रा खा रहे हैं तब भी हो सकती है। ठीक है, नहीं होता कितने लोग खाना वाना खाने के बाद भी, ठीक है, खाना वाना जब बन जाता है तो उसके बाद ऊपर से ऐसे ऐसे छिड़क के नमक खाते हैं। ठीक है, तो इसे प्लीज़ अवॉइड करिएगा। फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब देखना कि फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है कि नहीं, वो मैनेज करना है। यानी पॉलीनेफ्राइटिस जो किससे रिलेटेड है, किडनी के नेफ्रॉन से रिलेटेड है, इस पे भी। अब कोई बंदा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लंबे समय से खा रहा है तो उसे भी हाइपरटेंशन होने का चांस हो सकता है। तो ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी में ले रखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे जानेंगे कि इस बंदे को, ठीक है, बंदे को क्या हो गया, हाइपरटेंशन होगा, उनके चेस्ट पेन होगा, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, सीजर मतलब मिर्गी आ जाएगी। ठीक है, और तुम्हारे डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उन्हें क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ठीक है, यानी पेन इन चेक एंड बैक वाले रीजन पे। ठीक है, चेक करते हैं बैक वाले रीजन पे, और हमारे पास कहाँ देखना है, ठीक है, नेक वाली, गर्दन वाले रीजन पे। ठीक है, और क्या लिखा है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए डायूरेटिक लेना है। डायूरेटिक मतलब जो हमारे रास मैकेनिज्म को तेज करा देगा, यूरिनरी फिल्ट्रेशन की दर को तेज बढ़ा देगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बीटा ब्लॉकर ले सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर का क्या हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होगा, डिजिटैलम हो गया। ठीक है, डिल्जी, ठीक है, डिल्टीजैम है। ठीक है, अब ये लिखा है वेराम पर मील हो जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। वसोडाइलेशन में तुम्हारे पास क्या हो गया, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रोलाजीन हो जाएगा, मीनोसिक्जिडिल, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, इनके अंतर्गत ये सब दवा का नाम है, और भी पता कर सकते हैं आप दवा लिखने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें क्या बोल दिया भैया, पेप्टिक अल्सर का होता है, इसके बारे में बताना है। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। लिख रखा डिफाइन पेप्टिक अल्सर एंड इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मार्फोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बता देना है। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं। पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन इन विच वुड अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम एंड बर्निंग ऑफ स्टमक पेन होता है, उसे ड्यूडेनम यानी पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, यानी पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होती है, क्या होती है, ऐसे स्टमक की लाइनिंग होती है ना, तो उसकी लाइनिंग पे क्या हो जाती है, ओड मतलब घाव अपीयर होते हैं। अब कईयों कारण से हो सकते हैं, हाइपर एसिडिटी के कारण, या लंबे समय तक आप क्या कर रहे हैं, गैस आपके अंदर शरीर के अंदर बन रहा है उससे हो सकता है, या लंबे समय तक भोजन कोई नहीं इंटेक कर रहे हैं तब भी हो सकता है, तो उसे पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए याद रखना, पेप्टिक अल्सर यदि स्टमक में होगा, ठीक है, तो उसे गैस्ट्रिक पेप्टिक या पेप्टिक अल्सर बोला जाएगा। ड्यूडेनम में होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल यानी पेप्टिक अल्सर यानी, ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कॉजेज क्या होता है, जब लोअर पीएच हो जाएगा तब भी हो सकता है, ठीक, हाइयर होगा तब भी हो सकता है। इटियोलॉजी, कईयों कारण इसके हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन स्टमक इन कॉजिंग द इन्फ्लामेशन, मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक तरह की बैक्टीरिया होती है जो हमारी स्टमक की लाइनिंग पे जाती है, उसे क्या कर देती है, घाव करती है और उसमें सूजन कर देती है। ठीक, आप लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज कर रहे हैं तब भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एस्पिरिन आ जाता है, एबुप्रोफेन आ जाता है। ठीक है, दूसरा लिख रखा है नेक्स्ट में स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग करते तब भी पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ता है। एल्कोहलिज्म कर रहे हैं मतलब एल्कोहल ले रहे हैं तब भी, रेडियोथेरेपी करा रहे हैं तब भी, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, ड्रग्स के साथ देखेंगे कोई ना कोई एक टैबलेट दे देते हैं गैस के, जैसे रेंटिडिन, ये सिलाग दे देते हैं, पेंटाप्रोजोल दे देते हैं, ओमी दे देते हैं, ये सब चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। पैथोजेनेसिस में तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, देखा सबसे पहले हेलिकोबैक्टर आए हमारे पेट के अंदर इंटर किया, चलिए हमारे पेट के अंदर किसी भी कारण से, जैसे हमारे चाट चाउमीन फुल्की बर्गर कुछ भी खा लिए फूड आइटम, उसके जो हेलिकोबैक्टर हमारे शरीर के अंदर इंटर किया, अब वो रिलीज करेगा क्या, टॉक्सिन को रिलीज करेगा, वहाँ से क्या करेगा, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग उसकी क्या होगी, रैप्चर होगी, यानी उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इस इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, डैमेज द डिफेंस मैकेनिज्म उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, वर्क करेंगे और क्या डेवलप कर देंगे वो, यानी अल्सर को क्या कर देंगे, डेवलप कर देंगे। तो इसी को एरो लगा के आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे जान पाएंगे कि इस बंदे को, ठीक है, पेप्टिक अल्सर ही हुआ, उनका क्या हो जाएगा, पेन इन स्टमक मतलब लंबे समय तक पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी, हार्ट बर्न होगा, ठीक, हार्ट बर्न मतलब ये आइसोफेगस वाला जो रीजन है ना, इसमें जलन टाइप में होगी, वॉमिटिंग होगी, उल्टी बार बार, वेट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा क्योंकि खाना प्रॉपर अमाउंट में पच नहीं रहा, तो वेट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम्हारे एंटासिड देना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन ब्लॉकर में रेंटिडीन तथा क्या हो जाएगा, सिमिटिडीन भी दे सकते हैं। ठीक है, पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे ओबाप्राजोल हो गया, रेबोप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल आप यहाँ से देख सकते हैं। एंटीबायोटिक में तुम्हारे पास क्या देता है, एथ्रोमाइसिन और मेक्सोसिलिन भी दे सकते हैं। तो ये सब यदि, ठीक है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक कब दिए, जब हायर कंडीशन हो जाता है तो। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से क्या करिए, डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है इसके बारे में, इटियोलॉजी के बारे में बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बता देना है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ को बताना है, डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है। ठीक है, इसका इटियोलॉजी कारण क्या होता है, पैथोजेनेसिस के बारे में बताना, कैसे कैसे स्टेप में होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना, लास्ट में फार्माकोल दवा के द्वारा हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको बता देना है आपको एकदम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, लिखा है डायबिटीज मिलाइटस इन एन इनहेरिटेंस या एक्वायर क्रोनिक डिजीज होती है। इनहेरिटेंस मतलब क्या कर देते हो आप, जो जन्मजात पा रहे हैं, क्रोनिक मतलब एक्वायर्ड मतलब क्या, अपने लाइफ स्टाइल से उसे एक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है, विच इज आइदर कॉजेज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन इनसफिशियंट अमाउंट ड्यू टू द यानी क्या होता है, इनसफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या होता है आपके, ठीक है, आप यहाँ से लिखे, इसकी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, स्टमक हो गया, स्टमक के जस्ट नीचे एक क्या होती है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पैंक्रियाज कहते हैं, पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल होता है जो क्या कर देता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अब वो इनसफिशियंट अमाउंट में इंसुलिन पैदा नहीं कर पा रहा, जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या बन रहा है, ग्लूकोज का क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यदि ग्लूकोज बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको क्या हो जाएगी, ग्लूकोज हो जाने वाला है।
ठीक वही चीज़ें वो बोल रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा है, लिखा है व्हेन डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस बीटा सेल इंसुलिन दैट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन हमारे शरीर के अंदर दिखेगा का डायबिटीज का हो। कहने का मतलब क्या होता है, बीटा सेल जब इंसुलिन निकालना बंद कर देता है तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, तो उसी कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। अब कारण क्या क्या हो सकता है, यहाँ से देख लेते हैं। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, मतलब अपने इम्यूनिटी क्या करे, बीटा सेल को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, अब वो कहेगा भाई हम ही मारा था, हम जा नहीं बनाई जा, ठीक है, तो इंसुलिन बनेगा नहीं करेगा, डिपोजिट होने लगेगा ग्लूकोज। ठीक है, शुगर लेवल तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, जेनेटिक फैक्टर कई हो सकते हैं। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस टू इंसुलिन प्रोडक्शन यानी फंक्शन मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, ठीक है, डायबिटीज क्या कर देते हैं, इंसुलिन के फंक्शन को यानी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ओबेसिटी, किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा हुआ तब भी उन्हें, ठीक है, होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, फिजिकल कोई प्रॉपर इसका साइज वगैरह नहीं कर रहा तो हो सकता है, इसलिए प्रॉपर इसका साइज थोड़ा थोड़ा करिए मगर आप करते ही रहिए। पैथोजेनेसिस में यहाँ से ले रखा है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। ठीक है, पुअर फंक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की बीटा सेल सही से फंक्शन नहीं कर पा रही। ठीक, तो जाहिर सी बात डिक्रीज होगा इंसुलिन लेवल और इंक्रीज होगा शुगर लेवल, तो उन्हें क्या हो जाएगी, डायबिटीज मिलाइटस हो जाएगी। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दवा के द्वारा कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले दवा के द्वारा, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, उनका ब्लड विजन हो जाएगा। मतलब ब्लड विजन मतलब क्या होगा, कुछ सही से दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला दिखेगा। ठीक है, और तुम्हारे पास लिखा है, तुम्हारे पास इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होगा, मतलब तो थोड़ा बहुत कट या घाव रहा है तो कईयों दिन लग जाएंगे उसे सूखने में। ठीक है, हाइपोफेजिया मतलब स्ट्रीमी हंगर मतलब ज़्यादा आपको क्या लगेगी, भूख लगेगी। ठीक है, पोलीयूरिया मतलब ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, यूरिनेशन आप करेंगे। ठीक है, फटीक तथा हेडेक हो जाएगा, मतलब क्या होगा, मतलब फटीक मतलब सोचेंगे आप यार भाई थकावट लगत है, और ज़्यादा क्या होगी, आपका हेडेक करेगा, दर्द सिर दर्द करने लगेगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो दवा के द्वारा इंसुलिन इंडिपेंडेंट पेन दी जाती है। अब इस कंडीशन में दी जाती, जानते हो, जब बहुत सीरियस कंडीशन होता तब उन्हें ये दी जाती है इंसुलिन पेन, नहीं तो नॉर्मल टैबलेट वगैरह खिला के काम चला दिया जाता है। सल्फोन्यूरिल यानी क्या होता है, नाइलूरीन होता है, इसमें क्या हो जाता है, ठीक है, टलबुटामाइड आता है, क्लोरोप्रोपामाइड आता है, गिल्मीप्राइड आता है। ठीक है, बिग्नोइड क्या हो जाता है, मेटफॉर्मिन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या होता है, थियाजोलिडीनी, ठीक है, डिओन, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाता है, पियोग्लिटाजोल जोन आ जाता है, और क्या हो जाता है, रेसग्लिटाजोन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछिए, वर्ड इज मलेरिया, मलेरिया क्या होती है, वो लवेरिया नहीं मलेरिया के बारे में बोल रहा है। ठीक है, मलेरिया क्या होती है और इसकी क्या होगी बताना तुम्हारे पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या बताना पड़ेगा, इसका इटियोलॉजी बताना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ मार्फोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं। तो मलेरिया क्या होता है इसके बारे में सुनिए अब ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मलेरिया क्या होता है, लाइफ थ्रेटिंग डिजीज होती है। ठीक है, ओ भाई कितने कर रहा भाई, मलेरिया क्या लाइफ थ्रेटिंग डिजीज ट्रांसमीटर थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्शन एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है। और इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। अब प्लाज्मोडियम के कईयों स्पीसीज और जीनस चेंज हो सकते हैं, मगर प्लाज्मोडियम नहीं चेंज होने वाला क्योंकि जीनस है। स्पीसीज क्या हो सकते हैं, सॉरी ये स्पीसीज सबसे नीचे रहता है, हाँ ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकते हैं, सॉरी मतलब स्पीसीज चेंज सकता है, मतलब ये जो प्लाज्मोडियम है ये नहीं चेंज सकते, इसकी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर आके बाइट कर सकता है। इन्फेक्शन मॉस्किटो रिलीज द पैरासाइट इन द ब्लड बाय द बाइटिंग इंडिविजुअल, मतलब क्या कोई हेल्दी पर्सन है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई मच्छर काटेगा किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, उसके अंदर से ब्लड सक करेगा, लाके क्या कर देगा हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देगा, तो समझिए आपको क्या हो जाएगी, ठीक मलेरिया कॉजेज हो जाएगी। ठीक है, इसका इटियोलॉजी यहाँ से सामने दे रखा है। ठीक है, देखा जाए कॉजेटिव एजेंट मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोआन पैरासाइट होते हैं जिसे जीनस प्लाज यानी क्या बोले जीनस प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ जीनस हो जाएगा, स्पीसीज इसके क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा प्लाज्मोडियम वोवल होता है, प्लाज्मोडियम मलराई होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरल पेरल यानी पेरम होता है। ठीक है, की कर रहा भाई, ठीक भाई, हाँ आप दिखा।
ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो जाएगा, प्लाज्मियम प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो जाएगा, प्लाज्मोडियम विवैक्स हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से लिखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या होगा, फीवर ज़्यादा होगा, फटीक थका थका लगेगा, येलो फीवर आ जाएगा, तुम्हारे पास चील हो जाएगा, हेडेक वगैरह हो जाने की चांस बढ़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटी मलेरियल ड्रग्स उन्हें देना है, जैसे क्या होगा, क्लोरोक्यूनिन, क्विनिन देना है, प्रीमाक्यूनिन देना है, ठीक है, मेफ्लोक्यूनिन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक और दी जाती है डाइसाक, यानी डी लिखा है, डॉक्सीसाइक्लिन दे देते हैं, एटोर्बाक्यूनान दे देते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं आप देख सकते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स के तौर पे ये काम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, इसे देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो, ठीक है। ठीक है। यहाँ से क्या रखा है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस होता क्या इसका, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट केवल बता देना है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ से बताना। तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस सुने होंगे, जैसे मान लेते पैर की एक यहाँ से प्यारी सी हड्डी ये आई, ठीक है, यहाँ से आई ये और नीचे से आ गई ये, एक दूसरे से जुड़ने के लिए क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, किसी लिगामेंट की ज़रूरत पड़ती है, टेंडान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या पड़ जाती है, सिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप तो समझ ही रहेंगे, ठीक है, सिगमेंट जिसे कार्टिलेज भरा होता है, उसी के द्वारा क्या कर देता है, हमारा मैनेज करता फ्रैक्शन, ठीक है, बोन का फ्रैक्शन होकर रैप्चर ना हो, ठीक है। तो अब इसके बारे में यहाँ से लिखा है, रेमेटोइड आर्थराइटिस जो क्रोनिक प्रोग्रेसिव तथा इन्फ्लामेटरी, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, डायबिटीज की भाई नींद आ रही थी तगड़ी, ठीक है। ये देखिए दोबारा सुनिए, लिखा है रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक डिजीज होती है, चलिए, प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन मतलब उस एरिया में क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, ठीक है, और मल्टीपल ज्वाइन आपका क्या करेगा, दर्द करेगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगी वो भी दर्द करेगी, अब तुम्हारे पास टिश्यू हो जाएगी वो भी दर्द करने वाली है, ठीक, टेंडान तथा फाइब्रस टिश्यू भी इसमें क्या करने के काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके टाइप देखा जाए तो तुम्हारे पास यहाँ से टाइप हो जाएंगे, जो हमें पढ़ना नहीं है, जो हमें कहा सीधा मुझ पर अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, ये हो गया, टाइप हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, इटियोलॉजी, ठीक है, एग्जैक्ट कोई चीज़ पता नहीं है, मगर जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल लाइफ स्टाइल वगैरह पे भी हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं, उनका क्या होगा, यानी तुम्हारे पास जॉइंट पेन होगा, जॉइंट स्वेलिंग हो जाएगी, वार्थ हो जाएगी, रेडनेस वगैरह हो जाएगी, जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगी, मतलब एक बार बैठ जाएंगे तो उठने में परेशानी होगी, बहुत सारे सिम्टम जैसे फटीग होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है, दिन भर थका थका रहेंगे, तो समझिए लवेरिया हो चुका है जी, ठीक है, ये हो गया। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल में तुम्हारे पास पेशेंट केयर करना है, रेस्ट में, ठीक है, बहुत सारी कम दवा से कम दवा का प्रयोग करना है, तो लोग तगड़ी तगड़ी सारे एंटीबायोटिक लिख देते हैं। ठीक है, ही शुड विद लोकेलिटी थेरेपी करना, फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, यानी DMARD मतलब डिजीज मॉडिफाई एंटी रिदमिक ड्रग्स का प्रयोग करिए और रिड्यूज करते हैं इन स्टेज में, ठीक है। इसमें क्या हो जाते हैं, मेथोट्रैक्जेट आते हैं और क्या जाते हैं, लेफनो, ठीक है, लेफ्लुनुआमाइड आते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आइबुप्रोफेन वगैरह दी जाती है, डाइक्लोफेनेक वगैरह दी जाती है, ठीक है। और क्या लिखा है, स्टेरॉयड में तुम्हारे पास पेडनिसलोन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी, व्हाट डिफाइन डर्मेटोलॉजी, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसका पूरा डिटेल में, यानी तुम्हारे पास है स्कैबिस जो दे रखा ना, स्किन डिजीज, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में यहाँ से हमें समझाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी होती क्या है, स्टडी ऑफ, ठीक है, ड्रम मतलब क्या होता है, स्किन, यानी स्किन की स्टडी क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इसमें स्कैबिस के बारे में यहाँ से दे रखा है, स्कैबिस क्या होता है इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपके सामने ये है डर्मेटोलॉजी, देखिए डर्मेटोलॉजी मतलब लोगी मतलब क्या होता है, स्टेरी, डर्मा मतलब स्किन होती है,
जब हम किसी स्किन की स्टडी करते हैं डिजीज रिलेटेड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। इसमें स्कैबिस को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्कैबिस इज ए स्किन कंडीशन विन इज कॉजेज बाय द, ठीक है, कॉजेज बाय, अब इसे ध्यान से सुनिए, मतलब ये जो स्कैबिस होता है किसके काटने से होता है, क्या होता है, ठीक है, सर्कोप्टिस स्कैबी वार हिमिनीज होता है। तो प्लीज़ इसे आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में या 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, इसका कॉजेटिव एजेंट ऑफ द स्कैबिस। तो दोबारा पढ़िए, सार्कोप्टे, ठीक, सर्कोप्टिस स्कैबियस वार हुमिनीज होती है, ठीक है। अब ये क्या कर देते हैं, ये जो होती है टनल, हमारे जो स्किन होती है स्किन के अंदर टनल बनाती है और इसी के अंदर ये चली जाती है, जिससे रेडनेस पंप निकल जाती है और सीवियर एचिंग बहुत तगड़ा क्या हो जाती है, खजुली टाइप में होती है। अब इटियोलॉजी क्या होता है, इटियोलॉजी मतलब किसके कारण से होता है, आपके सामने यहाँ से बता दी, दोबारा पढ़िए आप इसका, ठीक है, लिखा है, ठीक है, ठीक है, सैक्रोटिस स्कैबी वार हुमिनीज होती है, ठीक है, इतना हो जाएगा। इनके एक तरह की माइट होती है, इनके काटने से होता है, ठीक। अब यहाँ से पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। ये सबसे पहले देखो कार्य, हमें काट ली तो हमारी स्किन के अंदर चली जाएगी, स्किन के अंदर चली जाएगी तो इन्फ्लामेशन काज होगी, तो जाहिर सी बात स्कैबिस हो चुकी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाए तो रेड, ठीक है, रेड बम्प हो जाएंगे, मतलब जहाँ काटेगा वहाँ रेड दाना हो जाएंगे। ईचिंग बाय नेल, मतलब आपको खजुली से, ठीक है, खजुली करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है, लगेगा। और क्या होगा, ईचिंग बैंक बिकम टू इन्फेक्शन ड्यू टू द, यानी स्केचिंग, मतलब कभी कभी वो जो बम्प बना हुआ है इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा भर जाएगा। स्प्रेटेड बाय, जो अब ये क्या कर सकता है, स्केचिंग के द्वारा, मतलब आप उसे, ठीक है, कांटेक्ट में किए तो दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। ये हो जाएंगे इनके बारे में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं, दवा या लोशन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे परमेथिन क्रीम आती, लोशन आती, कैलामाइन लोशन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं इसको करने के लिए। एंटीबायोटिक में ओरल भी दे सकते हैं और ट्रॉपिकल भी, जिससे अच्छा रिस्पांस मिलता है, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके बारे में। एंटी हिस्टामिन का प्रयोग करेंगे, जैसे सिट्राजिन का, ठीक है, प्रोमेथ्रिन का, डाइफिनाइल हाइड्रामिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसे एलर्जी को कम कर सकता है, ठीक, इनके बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा एंजाइटी क्या होती है, ठीक है, एंजाइटी के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। एंजाइटी क्या होती है, ठीक है, एंजाइटी इज ए फीलिंग फॉर, ठीक, ऑफ फियर, ठीक, अनइजीनेस दैट मेक पर्सन स्वेट, यानी रेस्टलेस करेगा, टेंशन होगा तो रैपिड हार्ट बीट होगी, यानी एंजाइटी, चिंता क्या होती है, चिंता एक तरह की क्या होती है, अनइजीनेस होता है, मतलब आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, चिंता हो जाएगी, यार कहाँ छोड़ के गई, ठीक है, ये भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और क्या हो जाएगी, स्वेट, मतलब आपको पसीना होगा, रेस्टलेस लेंगे, मतलब आप सुनेंगे हमारी देह हमेशा हमेशा थकी रहेगी, टेंशन भी बढ़ जाएगा, और रैपिड हार्ट बीट, जो हार्ट बीट रहेगी वो रैपिड काम करेगी, जल्दी जल्दी उसमें होगा, ठीक, हार्ट बीट। लाइक बिफोर द टेस्ट, यानी बिफोर मेकिंग ए इम्पोर्टेंट डिसीजन, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यही सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में सही निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आप अच्छे से आगे परफॉर्म काम कर सकें हैं, ठीक है। ये एंजाइटी हो जाएगी। अब टाइप ऑफ एंजाइटी आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ पूछ सकता है। फोबिया क्या होती है, इसे याद रखिए। फोबिया क्या होती है, एक्सेसिव फीवर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्पेशल है उससे आप ज़्यादा जवान डर रहे हैं तो उसे आप फोबिया बोलते हैं। अब हाइड्रोफोबिया तो आप समझ लिए पानी से डर रहे हैं, तो ऐसे भी टर्मोलॉजी यहाँ से पूछ सकता है, ठीक। इटियोलॉजी देखा जाए तो एंजाइटी जो होती है, ठीक है, डिसऑर्डर एक्ट द रिजल्ट, ठीक है, आपको मान लेते हैं कोई, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेकअप हो गया, अब साइड रहेंगे, बागी जाएंगे, आम पीट के खाएंगे नहीं, आम के पेड़ के नीचे बैठ के आप वो देखेंगे, ठीक है, तो इससे दिक्कत हो सकती है। वीकनेस यदि कमजोरी रहे तब हो सकती है। करेक्टर यानी क्या होता है, डिफेक्ट हो सकता है। और ग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड भी है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बैकग्राउंड मतलब आपका ठीक है, पीछे का जितना भी पोर्शन है, जैसे हमारे छोड़ के चली गई या फैमिली कोई चीज़ है इशू, तो इससे भी क्या हो सकती है, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। क्लिनिकल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके अंदर क्या होता है, यानी केमिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोनल चेंज होगा तब भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकती है। अब इसका कारण तुम्हारे पास ये सामने पैथोजेनेसिस आपको लिखना नहीं, इसमें पैथोजेनेसिस नहीं का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे पता चलेगा इस पर्सन को एंजाइटी हुई है, उन्हें क्या करेगा, यानी कोल्ड तथा स्वेटी हैंड, यानी स्वीटी हैंड रहेगा, मतलब उनका हाथ ठंडा रहेगा, पसीने की तरह निकलेगा, ठीक है, उनका मुंह जल्दी जल्दी सूख जाएगा, नोजिया उन्हें हो जाएगी, बिनी यानी क्या होता है, ब्रीथनेसलेस हो जाएगा, मतलब वो सांस जब लेंगे ना तो जल्दी जल्दी वो क्या करेंगे, सांस को लेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, ठीक है, नाइटमेयर मतलब स्वप्न, रात में वो क्या करेंगे, सपना देखेंगे उन्हीं के बारे में,
फिर क्या लिखा है, लिख रखा है फीलिंग पैनिक, मतलब आपको क्या करेंगे, फियर फीलिंग, क्या करेंगे, फीलिंग ख़राब थोड़ा सा टाइप करेंगे। अनकम्फर्टेबल थाट, मतलब जो ऐसा थॉट सोच आपकी हो जाएगी जिससे आपको लिए थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, ये हो जाएगा। डिफ़िकल्ट इन स्लीपिंग, मतलब सोने में भी आपको हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आती हैं। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल देखा जाए तो क्या होगा, प्रॉपर आपको स्लीपिंग लेनी, याद रखना, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम देख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, सोने की प्रॉपर कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे के बीच में आपको प्रॉपर सोना ही सोना है, ठीक है। ये हो जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा है मेडिटेशन करना, जो आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। और क्या करते हैं, हेल्दी डाइट, प्रॉपर डाइट लेनी है जिससे आपके जितने भी आर्गन अच्छे से फंक्शन कर सकें, ठीक है। क्विट एल्कोहल, मतलब एल्कोहल को आपको छोड़ देना है, ठीक है। एल्कोहल को, कैफीन को, ये सब को छोड़ देना है। फिजियोथेरेपी की आपकी रिक्वायरमेंट होगी यदि कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है तो, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब आपको दवा के द्वारा कैसे की जाती है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बेंजोडाइजापीन हो जाएंगे, ठीक है, अल्प्राजोलाम हो जाएगा, डाइजापाम हो जाएगा, क्लोनाजेपाम हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, एमी ट्राइप्टालीन लेंगे, फ्लू, ठीक है, फ्लूजेक्टिन दे देंगे, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप्रानोलॉल, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है, ठीक है। और क्या, रिड्यूस द सिंपल एंजाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हार्ट बीट को कम करने के लिए हमें कोई ना कोई, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कर दिया है आप यानी ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, और ग्लाइकोमा को आपको डिटेल में बता देना है। ऑप्थेल्मो होती क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी उसकी डिफिनेशन लिखना है, और ग्लाइकोमा को आपको पूरा डिटेल में बताने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये हो जाएगी। तब ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, ऑप्थेल्मो मतलब क्या होता है, आपकी आँखों से रिलेटेड, लॉजी मतलब स्टडी करना, मतलब क्या होती है, आँख की जो स्टडी करते हैं पूरे अच्छे तरीके से किसी डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ आई, ठीक है, और ऑप्टिकल नर्व इज नोन एज क्या बोला जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है। अब ग्लाइकोमा इसी में एक डिजीज है, इसके बारे में ग्लाइकोमा क्या होती है, ग्लाइकोमा जो ग्रुप ऑफ आई डिजीज होती है जो इफेक्ट करती है, डैमेज करती है हमारे ऑप्टिक नर्व विजन को, ये क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। मतलब देखिए क्या होता है, ये आपकी आई हो गई, आई के आगे ये हो गया, आप यहाँ से लेंस हो गए, तो यहाँ रेटिना के पीछे ऐसे नर्व रहते हैं जो कहाँ पर ले जाते हैं, हमारे ब्रेन को ले जाते हैं, तो जो वो नर्व ले जाते हैं उसे ऑप्टिकल नर्व बोला जाता है। ऑप्टिकल नर्व में कोई भी डैमेज हो सकते हैं जिससे हमारे पास ग्लाइकोमा हो सकती है। इसमें क्या होता है, द मेनली, ठीक है, या लिखा आकर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज कैनाल ऑफ आई एट द, ठीक है, कॉर्नर ऑफ आई, मतलब मेनली देखा जाए तो इसमें ब्लॉकेज होती है ड्रेनेज सिस्टम जहाँ से नर्व इम्पल्स जा रही थी, ये हो सकती है। और इसमें क्या लिख रखा है, लीड टू, ठीक है, लीड टू लिख यहाँ पर भाई तू क्या कर रहा है, लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड ऑफ इन आई, मतलब हमारी आंखों में ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ेगी जिससे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब जो एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर होता है उसकी मात्रा बढ़ेगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी तो यानी जाहिर सी बात प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी इंक्रीज एंड, यानी लिखा है इंट्राकूलर, ठीक है, इंट्राकूलर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इटियोलॉजी देख लिया जाए, यहाँ से कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ग्लाइकोमा का अननोन कारण है, पता एक्चुअल में नहीं पता कि किसके कारण से होता, मगर कुछ चीज़ें हैं जैसे ये लिखा है, ठीक है, जब पानी भरेगी तो इंट्राकूलर प्रेशर इंक्रीज करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, IOP बोलते हैं, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, मतलब एक्वस ह्यूमर का बनना ज़्यादा होगा। ब्लॉकेज ऑफ कैनाल क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी जिससे हमारे पास प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, इससे हो सकती है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई फैक्टर हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड डिपोजिट होगा, फिर इंक्रीज द, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डैमेज ऑक्यूलर नर्व, ऑप्टिकल नर्व हो जाएगी, ग्लाइकोमा कॉजेज हो जाने वाला है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेन होगा, प्रेशर ऑन आई, मतलब लगेगा आपकी आंखों में बहुत सारा दर्द हो रहा है, उससे जाएगा। लो विजन होगा, ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, ठीक है, और रेड आई हो जाएगी, तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, जितने भी चीज़ देखेगी लाइट के अगल बगल तुम्हारे देखेगी रेनबो कलर, सातों कलर तुम्हें अपीयर होगा, ठीक है, ये हो सकती है इनके बारे। अब मार्फोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा, आई ड्रॉप, जैसे तुम्हारे पास बीटा ब्लॉकर में क्या दे सकते हैं, फर्स्ट वाई टीमोलोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
यानी ये टॉपिकल कोलिनर्जिक ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, कार्बाकोल होते हैं और क्या हो जाते हैं, पिलोकार्पिन होते हैं। इसके जो कंस्ट्रक्शन ऑफ आइरिस ठीक है को मेंटेन करते हैं। और तुम्हारे पास क्या होती है, टॉपिकल एडर्नेर्जिक एगोनोस्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ब्रीमोनिडीन आ जाते हैं जो डिक्रीज करते हैं ठीक है इंट्राकुलर प्रेशर को और इंक्रीज करते हैं ठीक है, यहाँ से देखिए ठीक है ये करने का काम करते हैं ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है। ऑप्टिकल ठीक ऑस्मोटिक डायूरेटिक का काम कर सकते हैं जो यानी का मेनिटॉल इसका एग्जाम्पल है। ओरल मेडिकेशन में बीटा ब्लॉकर कार्डियो ठीक है एनहाइड्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, अब देखिए होती क्या है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ठीक है, आप हैं ठीक है, आपका एक दोस्त है ठीक है, आपसे कुछ चीज़ें छिपा रहा है ठीक है, कुछ चीज़ें छिपा रहा है तो आप सोचेंगे यार कहाँ छिपावत है, तो उसके बारे में सर्च करेंगे ठीक है, चाहे साइंटिफिक रीजन से या किसी मोबाइल रीजन से या फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी से आप क्या करेंगे, उन्हें अच्छे से ट्रेस करेंगे, जान जाएंगे अच्छा ये चीज़ें हैं, तो हमारे पास एक एविडेंस बन जाएगा कि भाई तू गलत कर रहा है ठीक, हमसे चीट कर रहा है, ये चीज़ें हमसे करके तू चीट कर रहा है, या तुम्हारी बंदी को यो क्या कर रहा है ठीक दूसरे एंगल से ठीक है मतलब फंसाने का काम कर रहा है ठीक है, तो चीट कर रहा है, तो आपके पास ये कि एविडेंस मिल जाता तो आपको उसी तरह से एविडेंस मिल गया तो आप बोल देंगे आप गुनाहगार हैं। उसी तरह से यहाँ पर मेडिसिन के बारे में भी होती है, कोई मेडिसिन कैसे पेशेंट को दी जानी चाहिए उसके हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए कि इसमें क्या मिलाया गया इंग्रेडिएंट, कितना ये साइड इफ़ेक्ट है वो बताने पड़ेगा हमें ठीक है, इसका यूज करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर के ऊपर ठीक है, ये सबको जो बताता तो उसी को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज द सिस्टमेटिक अप्रोच टू द मेडिसिन होती है इन विच डॉक्टर तथा अदर हेल्थ प्रोफेशनल यूज द करेंट बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस फॉर द क्लिनिकल रिसर्च। मतलब आप देखिए कंपनी में बनाएं तो आप डॉक्टर उसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल क्या करेंगे, क्लिनिकल टेस्ट के जरिए सही करेंगे अच्छा ये दवा सही है, टू मेक द डिसीजन अबाउट द क्योर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। मतलब ये जो दवा इनके लिए बनी है और उस डिजीज का क्योर में सही है तो उसी को क्या बोला जाता है, एविडेंस यानी बेस्ड मेडिसिन बोला जाता है। इसमें क्या लिखा, व्हेन डॉक्टर लुक एट द रिसर्च बिफोर द रिकमेंड द यानी ट्रीटमेंट। मतलब जब डॉक्टर जान जाता कि ये लैब टेस्टिंग पास कर लिया और ये डिजीज के लिए सुपर दवा है तो वो लोगों को क्या करता है, रिकमेंड करता भाई ये दवा आप खा सकते हो। बहुत सारे क्या हो गए एविडेंस यानी लिखा दे आर ठीक है, दे आर यूजिंग एविडेंस मेडिसिन, इसी को एविडेंस मेडिसिन बेस कहा जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस से क्या होता है, ये यदि रहेगा तो जाहिर सी बात हम क्या कर सकते हैं, क्रूशियल ठीक है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी, मतलब ड्रग्स की हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। पहला चीज़ प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन। अब देखिए ये नहीं कि हमें उसमें यदि ठीक है करने रहेगा तो उसका आप केमिकल ख़राब कर देंगे ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यदि मान लेते पैसा को आपको मिनिमाइज करना है, जिससे जैसे पुअर पर्सन है उसका क्या कर सकते हैं, आराम से इस दवा को एफर्ट कर सकते हैं ठीक है। प्रोटोकॉल को भी मेंटेन करना है ठीक, उसकी आउटलाइन जो उन्हें भी मेंटेन करना है ठीक है। और क्या स्टेबलाइज नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर को भी मेंटेन करना पड़ेगा। कीप डॉक्टर तथा अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपडेटेड करना पड़ेगा। मतलब उसमें कोई भी त्रुटियाँ दिखें फार्मासिस्ट को उसे तो तुरंत क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को जो भी प्रोफेशनल रहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ठीक है। फ्यू स्टेप करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ठीक है, देखिए भाई तू की कर रहा है ठीक है, यहाँ से आस्क द क्लिनिकल क्वेश्चन ठीक, एक्वायर द बेस एविडेंस, मतलब एक्वायर करेंगे अच्छा ये एविडेंस है या एक्सेस ठीक है। यहाँ से अभी एक ठीक पहले एक करते हैं ठीक, इसके बाद दूसरा तुम्हारे पास ये, इसके बाद ये आ जाएगा एक्वायर द बेस एविडेंस हो जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा ठीक है, यहाँ से हमें लिखा है अप्रोच ठीक है, एक्चुअल में अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच द एविडेंस, हमें अप्रोच मिल गया, फिर अप्लाई द एविडेंस, फिर क्या हो जाएगा एक्सेस ऑफ परफॉर्मेंस, फिर मार्केट में जाके हम बेच सकते हैं दवा को ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया हाइपरलिपिडीमिया क्या होती है इसका ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता देना है। एक्चुअल में हाइपरलिपिडीमिया क्या होती है इसके बारे में बताना है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना। तो हाइपर मतलब हम अभी आगे ही ठीक है बोले थे, हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिडिया मतलब लिपिड होती है। जब हमारे शरीर के अंदर ठीक है सुनिए, जब हमारे शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती तो उस कंडीशन को हाइपरलिपिडीमिया बोला जाता है। यहाँ पर लिखा क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया इज ए कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ फैट यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इनकी इज एबनॉर्मली, मतलब नॉर्मल से यदि ज़्यादा हो जाती है तो उसी कंडीशन को हम क्या बोला जाता है,
उसी कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। फिर लिखा है आल्दो हाइपरलिपिडीमिया इज हेरिडिटी, कभी कभी हाइपरलिपिडीमिया हेरिडिटी होती जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने का काम करती है। बट ठीक है, बट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज द लाइफ स्टाइल फैक्टर, मतलब ये देखा जाए हाइपरलिपिडीमिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे आने का बहुत रेयर चांस रहता, मगर हमारी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। देखिए आपकी डाइट पे कैसा, यानी हाई फास्ट ले रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें। ठीक है, नो प्रॉपर इसका साइज, मतलब लिपिड की मात्रा ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं बट आप प्रॉपर इसका साइज नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका हाइपरलिपिडीमिया होने का चांस बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए टाइप देखा जाए तो क्या होगा, LDL जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आता है, और HD यानी HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमसे पूछा यहाँ से। ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, एसिम्पैथोमेटिक सिम्टम देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ सकता है। ठीक है, स्टॉक द रिड्यूस द ब्लड सप्लाई इन ब्रेन, मतलब स्टॉक जब होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई जो ब्रेन में हो रही है अच्छे से नहीं हो पाएगी, तब भी इन्हें क्या हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया का। अब क्या होगा, जैंथोमस मतलब क्या होती है, फैटी। ठीक है, यानी फैटी जो फैट रहेगा हमारी स्किन के नीचे क्या होगी, डिपॉजिट होने लगेगी। ठीक है, जिससे चर्बी बढ़ सकती है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से कह दिया है COPD क्या होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, COPD क्या होती है, ये एक तरह की लंग डिजीज के यानी लंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या होती है, अकॉर्डिंग टू WHO COPD इज ए लंग डिजीज एंड डिफाइन एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ लंग एयर फ्लो ऑफ द इंटरफेयर विद द नॉर्मल ब्रीथिंग, इट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। कहने का मतलब COPD एक तरह की ऐसी क्रोनिक डिजीज लंग क्रोनिक डिजीज होती है जो हमारे पास एयर फ्लो होता है, मतलब नोज से लेके लंग्स रीजन पे जो एल्वुलाई रीजन पे एक्सचेंज होता है, वहाँ पर कहीं भी तुम्हारे पास दिक्कत होती है, एब्स्ट्रैक्ट आती है, जैसे सांस लेने में हमें दिक्कत हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, COPD के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, COPD आल्सो नोन है तुम्हारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, इसे कोल्ड भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसे यह क्या बोला जाता है, CAL क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन बोला जाता है, या तुम्हारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज यानी क्या वो रिस्पायरेटरी डिजीज बोला, CORD बोला जाता है। तो ये हो जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा है, इसके टाइप दो तरह के होते हैं कि इम्फाइसेमा होता है। इम्फाइसेमा में क्या होती है, इम्फाइसेमा क्या स्टार्टिंग स्टेज इन कॉमन टाइप ऑफ COPD होती है, जिसमें क्या होती है, एयर ऑफ लंग्स गेट डैमेज कर देता है, इलाज करता है, फाइनली ब्रस्ट हो जाती है हमारी अल्वुलाई, उसमें होता है इम्फाइसेमा। इसका सिम्टम यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसमें क्या हो जाती है हमारी जो ठीक है, रिफर टू इन्फ्लामेशन इरिटेशन ऑफ रिस्पायरेटिव ठीक है ट्रैक, और यानी रिजल्टिंग द इन फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस, मतलब हमारी जो ब्रोंक्यूल रीजन होता है उसमें क्या हो जाती है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस मतलब जो म्यूसलिनियस परदेश है पर म्यूकस हो हमारी, ठीक है, इस पर डिपोजिट होने लगेगी। ठीक है, सिम्टम आप यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है, अब इसका इटियोलॉजी क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इटियोलॉजी देखना पड़ेगा। स्मोकिंग आपको स्मोकिंग के कारण से हो सकता है, 40 साल के बाद भी हो सकता है, कोई स्मोकिंग कर रहा है लंबे समय तो उसे हो सकता है, बायोमास का प्रयोग नहीं कर रहा तब भी हो सकता है। ठीक, तो ये सब कारण कईयों कारण हो सकते हैं, किसी भी पॉल्यूशन के कारण से भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे केमिकल डस्ट वगैरह फ्यूल वगैरह से भी किसी को COPD हो सकती है। मतलब कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन का तो एरिया वाले तो स्मोकिंग कर रहे उस दर्शन, तो बच्चे को भी क्या हो सकती है, COPD होने का चांस बढ़ सकता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और ठीक है नॉन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके सामने ये दे रखा है, यहाँ से इसे तो बचा ही सकते हैं। क्या चेस्ट पेन होगा, खांसी आएगी, एनर्जी की लॉस होगी, वेट लॉस हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम मेन मुद्दे पर जो हमसे पूछा था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम्हारे पास क्या होगा, इनहेलर कॉर्टिस्टेरॉइड लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फ्लूटोकैक्जोन बोलते हैं। एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन और सिफेक्जिन लेते हैं, थियोफाइलिन भी ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर तथा सल्बूटामॉल वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ठीक है सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में आते हैं। ठीक, GERD को हमें डिफाइन करना एकदम डिटेल में। ठीक है, डिटेल में नहीं, ठीक है, 3 नंबर तो थोड़ा थोड़ा लिख के काम खत्म। GERD का फुल नेम क्या होता है, गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होती है। इसमें क्या होती है, ऐसे मान लेते हैं आप, ठीक है, इसमें कह दिया, देखिए डिफिनेशन क्या दे रखा, GERD एक ऐसी कंडीशन होती है जो स्टमक एसिड फ्रीक्वेंटली वैक फ्लो होता है आइसोफेगस रीजन पे,
ठीक है, जिससे आइसोफेगल लाइनिंग पे इरिटेशन पैदा होता है, उसी को हम GERD बोलते हैं। कहने का मतलब देखिए, आप पार्टी में गए, बरियाए हुर लिए, ठीक है, मतलब खा लिए कायदे से, ठीक है, मतलब दाब दाब के एकदम से पीट लिए, ठीक। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर एसिडिटी यदि ज़्यादा होगी हमारी स्टमक में, तो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा क्या करी जाएगी, रिफ्लेक्स किया जाएगा हमारे बाहर की तरफ। तो आइसोफेगस की जो लाइनिंग है उसमें ठीक बर्निंग होगी, थोड़ा जलन टाइप में होगी, उसी को GERD बोला जाता है, ठीक। अब कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कारण तुम्हारे पास यानी तुम्हारे पास लोअर आइसोफेजियल इंस्पेक्टर होती है, मतलब दो हमारे पास वाल होती है। एक वाल आपके देखिए क्या होती है, एक वाल यहाँ होती है, फिर भाई तू कट ली, एक वाल यहाँ होती है तो उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर, नीचे तुम्हारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है, जैसे हम आइसोफेगल इंस्पेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगी, आपका जो भी पोर्शन रहेगा वो कमज़ोर हो जाएगी, तब दोष आ सकता है। एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर, जिसे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के समय हमारे एब्डोमिनल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस समय भी ये होने का चांस होता है। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो एंटी एस्थेमिक तथा एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एलर्जी, डिप्रेशन या पेन किलर खा लिए हैं तब भी हो सकता है। हीटल हेरेनिया में भी हो सकता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस आपके सामने ये हो सकता है। हाइपर सेंसिटिव है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, चेंज इन आइसोफेगल सेंसिटिविटी, और वीक है हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन, GERD आपको कॉजेज हो सकती है, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एंजाइना पैक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पैक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पैक्टोरिस इज आल्सो नोन एज चेस्ट पेन। कॉजेज की क्यों होता है, इसमें ध्यान से सुनिए। चेस्ट पेन होता है, ठीक है, बाय द रिड्यूज ब्लड फ्लो, ठीक है, रिड्यूज ब्लड फ्लो टू द यानी हार्ट मसल। कहने का मतलब क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। क्यों, क्योंकि हार्ट जो मसल है, ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में क्या कर रही है, ब्लड का फ्लो नहीं करा पा रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन को बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें साइन एंड सिम्टम देखा जाए तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, डिफिकल्ट इन, ठीक है, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग में आपको दिक्कत होगी। हार्ट मसल डज नॉट गेट अप द इनफ ऑक्सीजन रीड ब्लड। देखिए, ब्लड जाएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो ब्लड जा ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो एंजाइना पेक्टोरिस होने का चांस बढ़ सकता है। इटियोलॉजी देखा जाए तो आपके इतने तुम्हारे पास इटियोलॉजी हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉमनली, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस करता है। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी स्पॉम करती है और इसमें डायबिटीज़ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन में होता है। तो इन सब के कारण से क्या हो सकते हैं आपको, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं इम्बैलेंस मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड, प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हो ही नहीं रही, क्योंकि ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो टांग कर ले जाता है, भाई चल यार ऑक्सीजन उनकी देवे हुआ नहीं जाता है, ठीक। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके सामने ये रखा, ठीक है। स्टेज कोई लेगा तो हो जाएगा, स्क्यूज करेगा तो हो जाएगा, बर्निंग यानी तुम्हारे पास सोल्जर पेन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, चेस्ट पेन होने का खतरा बढ़ सकता है, ये सब, ठीक है, दिखने का लक्षण है, ठीक है। अब क्या होगा, यदि नॉन फार्माकोलॉजिकल अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है, यानी स्मोकिंग को छोड़ना, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, डायबिटीज़ की यानी डायबिटीज़ को केयर करना है, एवॉइड हैवी मील को केयर करना है, ठीक है, एवॉइड करना है, इनटेक लेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट और कोलेस्ट्रॉल कम से कम अमाउंट में लेना है। यदि आपको नहीं हो रहा है, ठीक हो गया, तो आपसे वसोडाइलेशन में क्या होगा, नाइट्रेट हो जाएगा, और क्या होता है, ग्लाइसरील इसके एग्जाम्पल हो जाने वाले हैं। बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, बीटा ब्लॉकर में यहाँ से मेटाप्रोलॉल आ जाता है तथा बिसोप्रोलॉल इसके एग्जाम्पल हो जाने वाले हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेराम्पामील हो जाएगा, और यानी क्या हो जाएगा, डिल्टीजैम हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटीप्लेटलेट का ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप सही कर सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। उसके पहले देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, हार्ट आपका ऐसे 4 चेम्बर होता है, इसकी जो सबसे 3 लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर को हम ईपीकार्डियम बोलते हैं, अंदर वाले को मायोकार्डियम बोलते हैं, सबसे अंदर जो होती है सबसे अंदर उसे हम इंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब पढ़िए क्या लिख रखा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की ऐसी कंडीशन होती है, कंडीशन करेक्टराइज बाय द डेथ ऑफ द कार्डियक टिश्यू ड्यू टू द डिस्टर्ब ऑफ द ब्लड सप्लाई। कहने का मतलब जो मायोकार्डियम की, ठीक लेयर है, किसी कारण से वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। अब देखिए डेथ हो जाएगी तो जाहिर सी बात यहाँ से जो सप्लाई होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की ब्लड के थ्रू हो नहीं पाएगी, तो उसी कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है,
मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऐसी कंडीशन होती है जो ब्लड फ्लो तुम्हारे पास होता है हमारे, ठीक है, हार्ट में, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी हार्ट मसल डेथ हो जाएगी, आदमी फेल हो जाएगा, आदमी की डेथ हो सकती है, ठीक है, ये कारण हो सकते हैं। ये टाइप हमें नहीं बताना है। ईटियोलॉजी यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है, ये ईटियोलॉजी यहाँ से देख हो सकते हैं, कईयों कारण से हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वेंटिकुलर थेरेपी भी यानी हाइपरट्रॉफी दे सकते हैं। क्रोनिक, ठीक है, आर्टरीज वसोस्पास के कारण से हो सकता है, आर्थराइटिस के कारण से भी हो सकता है, क्रोनिक आर्टरी इम्बोलाई भी के कारण से हो सकता है, ठीक है, और लक बाई चांस, ठीक है, हाइपोक्सिया यदि किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है उसके कारण से भी हो सकता है, ठीक है, इन सब का कारण ये है। नेक्स्ट में लिखा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, एनीमिया क्या होती है, जब खून की कमी होती है तो इसी को एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, तो यानी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ऐसी कंडीशन होती है जो बोन मैरो हमारे सही से, ठीक है, देखा जाए तो लार्ज स्ट्रक्चर एबनॉर्मल इमेच्योर आरबीसी बनाने का काम करता है। देखिए, एक खून की कमी से एनीमिया होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है, ठीक है, वो हमारा जो बोन मैरो होता है वो सही से ही क्या नहीं बना रहा, ठीक है, खून को नहीं, ब्लड को नहीं बना रहा है, तो कईयों कारण से हो सकते हैं, इसमें विटामिन B12 हो सकते, 9 हो सकते, फोलिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, ये सब नहीं मिलेगा, अगर ये रिड्यूज होगा तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी। इटियोलॉजी देखा जाए कारण क्या हो सकते हैं, आपको लॉक ऑफ फोलिक एसिड इन डाइट, मतलब जो खाना खा रहे हैं उसमें फोलिक एसिड की मात्रा नहीं है, लॉक ऑफ तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, लिखा है कोबालामीन भी विटामिन B12 के बारे में बोल रहा है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती तब भी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी तुम्हारे पास एक इनहिबिट द एब्जॉर्शन, आयरन की एब्जॉर्शन को इनहिबिट करेगा तब भी आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। ये पैथोजेनेसिस दे रखा है, ठीक है, यहाँ से आप पैथोजेनेसिस भी देख सकते हैं, जैसे आपके शरीर में क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगी, अफेक्ट करेगा हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, और उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी आरबीसी अनहेल्दी हो जाएगी। अब जाहिर सी बात अनहेल्दी आरबीसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात क्या बन जाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाने वाली है, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाए तो उन्हें पूरा क्या करेगा, कमजोरी रहेगी, ठीक है, और क्या लिखा है, स्टीम फटीक रहेगी, स्किन क्या हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, इससे हम क्या बोलते हैं, पीलिया रोग बोलते हैं, जो एंडिक्स हो सकती है, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, क्योंकि चेस्ट पेन है यानी हीमोग्लोबिन रैप्चर हो चुकी तो ऑक्सीजन डिमांड नहीं फुलफिल हो पा रही है, ठीक है, इसके कारण से हो सकता है, ठीक, हेडेक हो सकता है, आपका सर दर्द हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पा रही। इंक्रीज द हार्ट बीट, मतलब जो आपकी हार्ट बीट रहेगी सही से इंक्रीज नहीं कर पाएगी। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, मतलब आपकी जीभ जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी, ठीक, उसमें सूजन हो जाने चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा कोविड-19 या SARS-CoV-2 बोला जाता है, इसमें क्या होता है, इसे क्या बोला जाता है, कोरोना वायरस आइडियल 2019 यानी कोविड-19 कॉज बाय द नोवल वायरस, नोवल कोरोना वायरस, मतलब ये नोवल कोरोना वायरस से होता है। ये करते क्या है, इधर कार्ड इस समय इसे क्या बोला जाता है, सीवियर एक्यूट, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस बोला जाता है, जिसे हम सार्स बोला जाता है। सार्स से क्या लिखेंगे, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। ये पहली बार कहाँ किया गया था, ये ठीक आइडेंटिफाई किया गया था हमारे वुहान सिटी इन चाइना में किया गया था, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसका इटियोलॉजी देखा जाए, कारण क्या हो सकता है, एक्चुअल में इसे देखा जाए तो ये मेन जो होता है कोविड-19 के कारण से होता है, कंटाजियस होता है, ठीक है, कंटाजियस सीवियर होता है जो एक्यूट सिंड्रोम काजेज करता है, जो किससे काटेज होता है, बीटा वायरस होता है जो किससे, बैट से ही फैलता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमीटर तो आप समझ रहे हैं, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, फिजिकल हैंड मतलब सेक्स करने से या किसी से किसिंग करने से या मोस्टली हैंडशेक करने से एक जगह से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। कंटामिनेटेड थिंग्स से, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है कंटामिनेटेड ऑलरेडी उस पर, ठीक है, कोरोना वायरस बैठा तो उसे यदि टच करेंगे तो आपको भी हो सकने का चांस हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उन्हें क्या होगी, फीवर होगा, ड्राई कफ होगा, टाइटनेस हो जाएगा, अदर सिम्टम वगैरह देख सकते हैं, सो थ्रोट, खांसी, बुखार सब कुछ हो जाए। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, वेंटिलेशन पे रख देंगे, भैया बोलेंगे योगा करो, ठीक है। यदि उनसे नहीं सही होगा तो यहाँ से एंटीवायरल ड्रग्स देंगे क्योंकि वायरस हो गया। इसमें क्या होगा, रेमडेसिविर जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, रेट्रोनावीर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक में इसमें तुम्हारे पास है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक में प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्या लिख रखे हैं, यहाँ से बहुत सारी दवा आती हैं और इस समय तो देखा जाए तो वैक्सीन प्रेजेंट है, कोविड-19 शील्ड, कोविशील्ड हो जाएगा, कोवैक्सीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यानी हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस क्या होता है इसके बारे में सुनिए। हेपेटाइटिस इज ए कंडीशन लीवर इन्फ्लामेशन एज ए रिजल्ट टू द इंजरी और इन्फेक्शन। मतलब हमारी जो ठीक है लीवर सेल होती है उसका ठीक है इन्फ्लामेशन, उसमें सूजन हो जाती है, तो उस कंडीशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस क्या होता है आपका, हेपेटाइटिस वायरल होता है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस तुम्हारे पास देखा जाए तो कई रीजन से हो सकता है। एल्कोहल, ड्रग्स ले रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन, या यानी डिस्टर्ब ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, तब भी आपको क्या हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है। जिसके देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, ठीक है, इसके लाइफ स्पॉन के आधार पर देखा जाए तो एक्यूट होते हैं या क्रोनिक होते हैं, ठीक है। और इस पर देखा जाए तो वायरल में ABCD कई हो सकते हैं। एल्कोहलिक हो सकता है, ठीक है, एल्कोहलिक हो सकता है, ठीक है, या कोई आप ड्रग्स ले रहे हैं उसके कारण से भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है इसे ध्यान से सुनिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, एक जॉइंट, ठीक है, क्रोनिक जॉइंट कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, देखिए अब क्या ऊपर तो भाई चले यहाँ से देख लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस द मोस्ट कॉमन क्रोनिक जॉइंट कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है, जो भी तुम्हारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप ऑफ द डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है, जो रिजल्ट करती है ब्रेक डाउन ऑफ द हमारी जॉइंट कार्टिलेज, मतलब हमारी जो एक से दो हड्डियाँ जुड़ती लिगामेंट के थ्रू जुड़ती है, तो उनके बीच में जो कार्टिलेज होता है उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उन जंक्शन पे क्या हो जाएगी, एक दूसरे को हड्डियाँ रगड़ के डैमेज कर देंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलेंगे, ठीक। इसमें लिगामेंट खराब हो सकता है, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, मतलब जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, यदि तुम्हारे पास है, ठीक, ओबेसिटी रहेगी तब भी हो सकता है, ठीक है। प्यूअर, ठीक है, पुअर पोस्चर, जेनेटिक, डायबिटीज, अब बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती है यदि लंबी क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सब भी हो सकते हैं। हैवी लिफ्टिंग करते हैं तब भी आपको आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जॉइंट पेन होगा, स्टिफनेस ऑफ स्किन हो जाएगी, रिड्यूस द, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह भी हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में आप देख सकते हैं कैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाएंगे, वेट को लॉस करवाएंगे, ठीक है, ये सब। फार्माकोलॉजिकल में यहाँ पर आप ड्रग्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। मोस्टली देखा जाए तो डाइक्लोफेनाक को यूज होता है, ठीक है, और इसमें ये वाला चीज़ें होती हैं। अब जेल पे भी अलग अलग आती हैं जो जेल भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे लिख देगा एक्जिमा क्या होता है इसके बारे में। एक्जिमा तुम्हारा डिराइव फ्रॉम द एक्जिम से, जिसका मतलब क्या होता है, टू बॉयल या ब्रेक आउट होता है। इसमें क्या होती है, एक्जिमा एक तरह की स्किन कंडीशन होती है, इसमें हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तथा रेडनेस नीचे तथा बम्पी हो जाती है, ठीक है। एक्जिमा तुम्हारे पास क्या होती है, टाइप ऑफ डर्मेटिस्ट होती है जो हैम्पर, ठीक है, हैम्पर बनाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्किन वैरियर, ठीक है, वैरियर के काम करते हैं, और इसकी मोर सेंसिटिव होती है, ड्राइनेस उसे ही कर देगी, इसके बारे में, ठीक है। अब इसके तुम्हारे पास यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे टाइप हैं, ठीक है। डिस्क्रोट्रिक यानी एक्जिमा क्या होती है, इसमें ओमेन की, ठीक है, मोस्टली स्किन के पैचेज फिंगर वाले रीजन पे ख़राब होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी आपके सामने ये रहा, आराम से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्या कारण, सिगरेट पिएगा कोई तब हो सकता है, स्ट्रेस ले सकते हैं तब हो सकता है, एलर्जी है तब हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। पैथोल यानी पैथोजेनेसिस आपको लिखना नहीं है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाए तो इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी, रेड रेसेस हो जाएंगे, बम्प इन स्किन पे बम्प हो जाएंगे, और क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, फुआं, सूजन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से लिख रखा कंजक्टिवा क्या होती है, ठीक है, इसे समझिए। कंजक्टिवा क्या होती है इसके बारे में आपको बता देते हैं। कंजक्टिवा एक कंडीशन होती है जो इन्फ्लामेशन और रेडनेस ऑफ द कंजक्टिवा होती है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ, मतलब जो हमारी पास आई होती है, ठीक है, सिंपल सा लिखना, इन्फ्लामेशन ऑफ आई नोन एज कंजक्टिवा, ठीक है। तो वही लिखा है, ऐसी कंडीशन होती है जिस हमारी आँखें लाल हो जाती हैं और उनमें सूजन हो जाता है। लिखा ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू लाइनिंग ऑफ द इनर सरफेस ऑफ आई लिड, आउटर लेयर ऑफ आई, ठीक है, आकर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर लिखा कंजक्टिवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉइस्चरिंग द आई लिड एंड आई बॉल, ठीक है। देखिए हमारे जो पलक होती है क्या करती है, हमारे आई को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसे समय समय पे क्लीन करने का काम करते हैं। मगर कंजक्टिवा हो जाएगा उसी को मॉइस्चर को ड्राई कर देगा, ठीक है। ये बैक्टीरियल कंजक्टिवा देखा जाता है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होता है, ये काजेटिव एजेंट एक्जिमा का याद करिएगा, ठीक है, सॉरी कंजक्टिवा का याद है। ये वायरल भी हो सकते हैं, कई वायरल इन्फेक्शन के कारण से हो सकते हैं।
आपके सामने ये रहा तुम्हारे पास वायरल के बारे में, ठीक है, यानी ईटियोलॉजी वायरस से होगा तो यानी कि हमारे कोरोना वायरस, कंजक्टिवा आएगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकाई हो जाएगा, ठीक है, एलर्जन भी हो सकते हैं, यस किसी शैम्पू वगैरह से भी आपको हो सकता है, नीचे देखिए शैम्पू वगैरह सॉप वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, डिस्मेनोरिया क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। डिस्मेनोरिया तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन होती है, ठीक, तो आपके सामने ये रहा कंजक्टिवा क्या होता है आपके सामने, जब हमारी क्या हो जाती है आँखों के, ठीक है, अंदर रेडनेस हो जाती है और उसमें सूजन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोला जाता है, ठीक है। अब लिखा कंजक्टिवा जो होती है, ठीक है, कंजक्टिवा क्या होती है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारे पास आईलिड होती है और आईबाल को क्या मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, मगर कंजक्टिवा हो जाएगा तो उससे को ड्राइनेस कर देगा, ठीक है। ये बैक्टीरियल हो सकता है, तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण से हो सकता है, वायरस के कारण से भी कंजक्टिवा हो सकता है। अब ईटियोलॉजी यहाँ से आप देख सकते हैं, आपके सामने इतने ईटियोलॉजी आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्मेनोरिया क्या होता है। डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में आती है वो उस टाइम बहुत तगड़ा पेन करता है, तो उसे डिस्मेनोरिया बोला जाता है। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है रीअकरिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है, मतलब उनका जो लोअर एब्डोमिनल है तो वहाँ पर ऐंठन की तरह दर्द होगा। और सेकेंडरी में देखा जाए तो नॉर्मल यानी पेन होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में दे रखा है, ठीक है। ईटियोलॉजी यहाँ से देख सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मतलब किन दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं, यहाँ से मेफेनॉनिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक इनाफोटान के नाम से टैबलेट आता है, उसे और एसिलाक दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ है, ठीक है, आप खा सकते हैं उसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे लिख दिया है, ठीक है, एचआईवी को कैसे प्रिवेंट करना है। एचआईवी को प्रिवेंट करने के लिए काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, ठीक है, शेड्यूल ऑफ प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और अवॉइड करेंगे अननोन सेक्स के, कंडोम का प्रयोग करेंगे, और एचआईवी टेस्ट कराएंगे, और डू नॉट इंजेक्ट ड्रग्स, मतलब कोई ऐसी ड्रग्स का इंजेक्ट नहीं करेंगे जो कंटामिनेशन चांस बढ़ा सकता है, ठीक है। कोविड को कैसे बचाना आपके सामने यहाँ तो देख रखा, कोविड से कैसे बचना प्रिवेंट करना आप तो बता ही सकते हैं। मास्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसी को दूर से ही ना नमस्ते बोलेंगे, ठीक है, उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा इसके बारे में। पार्ट सी पे यहाँ पर आ जाते हैं, इसे हम देख लेते हैं थोड़ा तेज़ी से, ठीक है। लिखा है एट्रोपिक एक्जिमा ट्रिगर बाय, किसके द्वारा होता है। ट्रिगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे तुम्हारे पास इरिटेंट पैदा कर सकती है, सॉप, साबुन, यानी शैम्पू, डिटर्जेंट से हो सकती है। डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, डिप्रेशन की डिफिनेशन आपको लिख देना है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, इसकी भी डिफिनेशन आपको लिख देना है यहाँ से। इन्फ्लामेशन आप, ये सब पीडीएफ में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन आप, ठीक है, आई जब होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या लिख दिए हैं जी, इलीफेटियासिस बोलते हैं, ये कैसा नाम है जी। पी लिखा है, पी तुम्हारे पास क्या लिखा, PCOS, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर बाय, तब PCO का PCS का फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखाइए। ये कब किया गया था, ठीक है, स्टेनले तथा यानी लिवेंथन के द्वारा 1925 में किया गया है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल, ऐसी दवा जो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम करती है, एंटी माइक्रोबियल कहलाती है, ठीक है। प्रॉब्लम यानी कोई बताना है सिरोसिस के बारे में, ठीक है, सीरियोसिस के बारे में, ठीक है, इनके बारे में। ये स्किन डिजीज होती है, जो सिल्वरी स्किन हमारे पास हो जाती है, स्किन आपका इरिटेशन पैदा करेगा। स्कैबिस के बाद यहाँ पर बता देना है तो बता ही दें आपको, ठीक है। विद द पार्ट ऑफ डज द अर्थराइटिस से, ठीक है, यूजली अफेक्टेड होता है, हैंड होता है, मतलब जहाँ ज्वाइंट वाली जन तो वहाँ पर अफेक्ट करता है। अर्थोआर्टाइटिस की आपको डिफिनेशन लिख देनी है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा पार्ट सी पे आ जाते हैं, ठीक है। पार्ट सी तो उनसे कह दिया क्या, ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, डिजीज बाय द ड्रग्स इन मीन ऑफ द नोन एज, किसमें फार्माकोथेरेपेटिक के अंतर्गत की जाती है। NLME का फुल नेम लिखा, नेशनल, ठीक है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, तो यहाँ पर सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर तीसरा नंबर क्या दे रखा है, यानी प्रिस्क्राइब शुड बी द फॉलोइंग है, उनका क्या होता है, यानी इफेक्टिवनेस होना चाहिए, रिस्क लो रिस्क होना चाहिए, और लो कास्ट का होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस टैग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फैग्नोमानोमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्लड शुगर देखा जाए, ठीक है, ब्लड प्रेशर देखा जाए तो कितना होता है, 120 और 80 mmHg होती है, तो इसमें 120 क्या है, ठीक है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर, तो इस लिखा सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, 120 पे मार देना है आपको यहाँ से, ठीक है। छठे पे आ जाते हैं, छठा क्या लिखा है, एंजाइना पेक्टोरिस अकर व्हेन द डज आर्गन टू विटामिन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पर नहीं पहुँचाता, हार्ट को नहीं पहुँचाता। LDL तुम्हारे पास अभी बोले थे ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, तो ये तुम्हारे लिए क्या होता है, ओबेसिटी काज करता है, डायबिटीज करता है, और क्या हो जाता है,
अर्थरो, ठीक है, अर्थरोस्क्लेरोसिस करता है। तो ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देना है, टिक मार देना है। ठीक, 8वां नंबर द टर्म हार्ट फेलियर क्या होता है, ठीक, स्टॉप द हार्ट यानी ट्रू है आपका। ठीक है, अब क्या लिखा है, एम्फाइसेमा, देखो यहाँ से भैया दे रखा है। एम्फाइसेमा क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है जो डैमेज करती है अलवुलाई वाल को। अलवुलाई वाल को क्या कर देगी, ये डैमेज कर देगी आराम से। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं इनमें। ठीक है, विच एमॉन्ग दीज आर द लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूज, इसमें क्या कर जाते हैं, लिखा है जेफिरोलुकोकॉस्ट यानी मोन्टिलोकॉस्ट या इनहेलर और कॉर्टिकॉइड, ये सब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस पे मार देंगे। आपके सामने ये रखा, ट्यूबरकुलोसिस काज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पोलिनिफ्रियाटिस इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। ठीक है, ये तुम्हारे पास मेजर अफेक्ट आर्गन हेपेटाइटिस लीवर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, गोनोरिया तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आती है। पेशेंट इन्फेक्टेड थ्रू यानी गोनोरिया किससे होता है, गोनोरिया इन को इन्फेक्टेड विथ, अभी तुम्हें बताएंगे गोनोरिया किससे कॉजेज होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट यहाँ से आपको लिखना। माइग्रेन क्या होता है यहाँ पर लिख देना है। पार्किंसन क्या होता है, इसे एपिलेप्सी, सब की डिफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ से पार्किंसन की डिफिनेशन लिख दें। पार्किंसन एक तरीके का क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, जो तुम्हें क्या होता है ठीक है, इंसीडियस वन सेट ऑफ द टर्म पार्किंसियासिस डिजीज के अंतर्गत आता है। इपिलिप्सी क्या होती है, इपिलिप्सी नर्व डिसऑर्डर होता है, जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेन पर सेल तक नहीं पहुंच पाती है। हेपेटाइटिस क्या होती है, व्हाट इज हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज नोन एंड हेपेटाइटिस, मेनली क्या इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। सार्थ का यहाँ से आपको क्या कर देना है, फुल नेम लिखना है। ठीक है भाई, कितने जा रही तू। ठीक है, यहाँ से सार्थ का आपको क्या करना है, फुल नेम लिखना है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरा कवर अप किया एकदम अच्छे तरीके से, किसको, इससे कवर कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।